गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छे हैं आप? खुश होंगे। उमस थोड़ा बढ़ गई है, आप लोग बच के रहिए। देखिए, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो अपने आप में एक विशेष है। जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पर जो महाद्वीप है, इस महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ? क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा विचार आया? अगर यह निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, किन किन बलों के कारण हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या कभी सब एक था या शुरू से ही हम अलग अलग थे? कुछ इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में कभी कभी उठा करते हैं। तो देखिए, हम एकदम व्यवहार की लेवल पे चल के बात करेंगे। आप चाहे ग्लोब पर या वर्ल्ड मैप पर आप देखे होंगे, जैसे मैं एक सामान्य सा आपको एक मैप का एक छोटा सा एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे, जैसे ये आपका ऐसे आप चलेंगे तो ये आपका ये वाला हिस्सा, ये आपका अमेरिका, जिसको आप उत्तरी अमेरिका आप कह सकते हैं, ऐसे करके। उसके बाद ऐसे देखेंगे तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका। फिर इधर से आप देखेंगे तो ये आपका यूरोप का हिस्सा है। फिर यहीं से ऐसे ये एशिया का हिस्सा है, और यूरोप एशिया के हिस्से के बाद आप यहीं पर देखेंगे ये आपका हिस्सा। ये देखेंगे आपका अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद इधर देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया है। मैंने रूप से ऐसे आप देखेंगे, बीच में ये जो है, बीच में आपका अटलांटिक महासागर, या जिसे आंध्र महासागर कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इधर पैसिफिक सागर अर्थात प्रशांत महासागर। देखिए, इस चीजों पर बहुत से भूगोलविदों ने अपना एक मत प्रस्तुत किया, अपना विचार प्रस्तुत किया, बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत तरीकों का तर्क दिया, लेकिन डेफिनेटली कोई कह नहीं सकता कि नहीं ये चीजें ऐसे ही थी। हाँ, यह है कि तर्कों के माध्यम से अपनी बातें को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण भौगोलिकविद वेगनर महोदय हैं। वेगनर ने जो है कार्बोनिफेरस युग में कहा कि कार्बोनिफेरस युग में जितने भी महाद्वीप आपको आज दिख रहे हैं, ये सब के सब एक थे। अर्थात कार्बोनिफेरस युग में मात्र एक ही स्थलखंड था जिसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया स्थलखंड। कार्बोनिफेरस युग में वेगनर महोदय ने बताया कि मात्र एक स्थलखंड था जिसका नाम पैंजिया था, और इस पैंजिया के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जो भाग था उसको इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। क्या नाम दिया? पैंथालासा। पैंथालासा नाम दिया। कहा कि ये पैंथालासा सागर था, और ये क्या था? पैंजिया स्थलखंड था। ठीक, इसमें भी छोटे छोटे जली भाग थे। तो पैंजिया और पैंथालासा आपको समझ में आ गया। इसके बाद इन्होंने पैंजिया के उत्तरी भाग को लारेसिया नाम दिया। क्या नाम दिया? लारेसिया। लारेसिया इन्होंने नाम दिया, और इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। गोंडवाना लैंड नाम दिया। इस तरह से इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में किन्हीं कारणों से यह जो है दो भागों में टूट गया, एक लारेसिया, एक गोंडवाना। अब आप ये कहेंगे किन्हीं कारणों से, क्या किन्हीं कारणों से होता है? तो उसका सामान्य सा आंसर है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई कारक होता है। यहाँ पर अगर टूट रहा है तो कोई न कोई एक कारक है, वो कारक होगा बल, और कोई न कोई ऐसा बल होगा जो इसको तोड़ दिया होगा। इस पर भी वेगनर महोदय ने कहा कि जैसे ये पैंजिया है, पैंजिया स्थलखंड जो है, इसके तीन भाग थे। ऊपर वाला भाग था जो है सीमा कहलाए, नीचे ऊपर सियाल हुआ, नीचे सीमा हुआ, उसके बाद निफे हुआ। तो इन्होंने कहा कि सियाल सीमा पे तैर रहा है, या तैर रहा था उस समय, आज भी कुछ ऐसे ही कहा जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सियाल का जो घनत्व है वो सीमा से कम है।
तो जाहिर सी बात है कि कम घनत्व वाला वस्तु अधिक घनत्व वाले पे तय होगी। तो ऐसे ये पेंजिया तैर रहा था और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व गति कर रही है, और उसके साथ साथ जो सूर्य और चंद्रमा का ज्वारी बल, तो ये, और उसके साथ साथ जो है जो अंदर से जो आंतरिक बल है, जिसको ज्वालामुखी बल कह सकते हैं, भूकंपी बल, तो कहने का अर्थ है कि, और उसके बाद गुरुत्वीय बल हो गया, ज्वारी बल हो गया, पृथ्वी का घूर्णन हो गया, और ये क्या कहते हैं, ज्वालामुखी बनने के दौरान, या यूं कहिए कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है नीचे, वह जो ऊपर की प्लेट को ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं, वह बल ज्वारी बल जिसको कह सकते हैं आप। ज्वारी बल तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा खींचने के तहत होता है। एक नीचे से जो वह विस्फोट के दौरान जो एक बल क्रिएट होता है, उसकी बात करता हूँ। तो ये इस तरह से सभी बल मिल के जो है इस भाग को तोड़ दिए, टूट गया दो भागों में। तो एक कहलाया ऊपर वाला लॉरेंसिया और दूसरा हुआ गोंडवाना। लॉरेंसिया वाला भाग बेगनर महोदय ने कहा कि यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये सब भाग बना, ग्रीनलैंड ये सब। और यह जो है गोंडवाना लैंड का भाग इन्होंने कहा कि यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, और गोंडवाना लैंड के भाग को ही भारत और यह जो ऑस्ट्रेलिया की भी बात करते हैं कि यह भी गोंडवाना लैंड का ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इतने दूर दूर तक कैसे चले गए। तो फिर वहीं पे बात आती है, बेगनर महोदय ने कहा कि चूंकि सियाल सीमा पे तैर रही है और यह पृथ्वी पर जो सूर्य और चंद्रमा का ज्वारी बल लग रहा है, और पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये सभी मिलकर जो है इसको प्लवन का रूप दे दिया। अर्थात ये प्लवन करते हुए ये उत्तर की तरफ अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो गया और ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो गया। इस तरह से ये जो है ये दूर दूर तक आज जिस स्थिति में यहाँ तक पहुँच गए। और इसके लिए उन्होंने एक प्रमाण भी दिया कि ग्रीनलैंड प्रति वर्ष 32 मीटर की दर से यह आज भी उत्तर की तरफ खिसक रहा था। लेकिन 1930 के बाद ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ग्रीनलैंड अभी भी वो खिसक रहा है। 1930 के बाद ये स्थिर है, उसके पहले जो भी कुछ रहा। अच्छा, इसके लिए अब इन्होंने तर्क दिया कि कैसे ये मान ले कि ये तटें जो है आपस में एक थे, कैसे हम मान ले कि ये अमेरिका और ये यूरोप एक थे। तो इसके लिए भौगोलिक संरचना का अध्ययन किए, वहाँ के जीवाश्मों का अध्ययन किए, वहाँ के चट्टानों के गुण धर्मों का अध्ययन किए, तो इनको ज्यादातर सामने दिखा या ज्यादातर समरूपता दिखी। जैसे अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तटों के बीच जब उन्होंने अध्ययन किया तो यह चट्टानें एक सी दिखी। और उसी तरह से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों के जो वहाँ किनारे पे जो स्थलखंड है, जो पर्वत हैं, उनमें भी साम्यता दिखी। यहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं और वनस्पतियों के अलावा वहाँ पे जो जीवाश्म मिले, उन जीवाश्मों का भी इन्होंने अध्ययन किया। तो मिला है कि जिस प्रकार का जीवाश्म यहाँ है उसी प्रकार का जीवाश्म यहाँ पर, जिस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर किसी समय हुआ करती थी उसी प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर भी कभी हुआ करती थी। इसी तरह से इन्होंने एक और तर्क दिया कि यहाँ पे जो एक लैमिंग छोटा सा एक जीव होता है, लैमिंग जीव जो है यह जब अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं तो यह पश्चिम की तरफ भागा करते थे। लैमिंग जीव जो है यह जब अपनी संख्या बढ़ा लेते थे तो यह पश्चिम की तरफ भागा करते थे। और आज हम देखते हैं कि पश्चिम की तरफ भागते हैं और प्रशांत महासागर में डूब मरते हैं। तो ये तर्क दिया गया कि ये भाग कभी एक थे और जब इनकी संख्या बढ़ती थी तो ये पीछे भागते थे। अब इनके अंदर ये चूंकि इनके वंशज ऐसे भागा करते थे तो आज भी उनको वही आदत पड़ी हुई है। एक ये तर्क देते हैं जो बहुत ज़्यादा सूट तो नहीं करता, लेकिन यह कुछ हद तक इस पर विचार करने के लिए जरूर हमको एक मौका देता है कि नहीं आखिरकार किस कारण से कैसे ये जो है यह अलग हुए और साम्यता कैसे दिखती है। इसके साथ इन्होंने एक जिगसाफिट नाम सुने होंगे आप, जिगसाफिट का है। तो देखे कि जो यह दक्षिणी अमेरिका और यह अफ्रीका महाद्वीप है, इसको जब मैच कराए जैसे एक साथ अगर मिलाना शुरू किए तो ये इसमें बहुत हद तक फिट हो गया, इसको जिगसाफिट करते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भारत का ये हिस्सा,
यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे ये आपको एक वो मिलेगा, उसको बोलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर भारत, इसको जब आप फिट करेंगे तो ये इसमें फिट हो जाता है, मेडागास्कर को लेकर भारत को, और ऑस्ट्रेलिया का भी हिस्सा इसमें फिट होता है। तो इस तरह से जिक्सा फिट करके भी इन्होंने दिखाया कि ऐसे ये सभी स्थल खंड एक थे। तो आज हम आपको ये बताएं कि कैसे ये स्थल खंड एक थे और फिर ये कैसे टूट के प्रभावित होकर आज इस स्थान पे आए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये देंगे कि आपके पास महाद्वीप कितने